पिछले भाग में आपने देखा विनम्र और शनाया दोनों जूलियस सीजर के महल में थे। ये महल काफ़ी बड़ा था और काफ़ी जगह पर फैला हुआ था। इसमें काफ़ी सारे भूल-भुलैया थे। इन रास्तों में वह सबसे पहले मौत की देवी के मंदिर में पहुँचे, जहाँ पर उन्होंने कुछ सैनिकों पर हमला कर दिया जो कभी नहीं मर सकते थे। विनम्र शनाया को वहाँ से बचा कर लेकर गया तो वो किसी जगह पर पहुँच गया जहाँ पर पहेली बनी हुई थी। उसने पहेली को सॉल्व किया तो 2 हाथियों ने हमला कर दिया। वो दोनों हाथी उन्हीं सैनिकों की तरह हड्डियों के बने हुए थे। विनम्र फौरन शनाया को लेकर आगे भागा तो वो एक तरफ के गैलरी में चला गया जिसमें काफ़ी सारे जाल बिछाए हुए थे और अब वह वहीं पर फंसा हुआ था। विनम्र के ठीक सामने अभी अभी एक ब्लेड फर्श से निकलकर सामने आया था। उसने बड़ी मुश्किल से पहले शनाया की और फिर खुद की जान बचाई। पीछे से दोनों हाथी आगे आ रहे थे, तभी एक घूमने वाला बेलन आया और एक हाथी से टकरा गया। इससे हाथी फौरन हड्डियों के टुकड़ों में बदलकर ढेर हो गया। पीछे वाला हाथी भी इस हमले से नहीं बचा और वह भी हड्डियों के टुकड़े में टूटते हुए ढेर हो गया। विनम्र को लगा मुसीबत खत्म हो गई, मगर तभी पीछे एक बड़ा गोला फर्श के ऊपर गिरा और वह गलियारे में डूबते हुए उनकी तरफ आने लगा। यानी कि अगर वह अपनी जगह पर खड़े रहते हैं तो यह गोला उनके ऊपर से निकल जाने वाला था। शनाया ने पहले गोले की तरफ देखा और फिर सामने की तरफ। सामने एक के बाद एक काफ़ी सारे ब्लेड दीवारों से, फर्श के और छत से निकलकर बाहर आ रहे थे। बीच बीच में नुकीले कीलों वाली ब्लेड घूम रही थी। यहाँ से बचकर निकलना लगभग नामुमकिन सा लग रहा था। शनाया विनम्र की तरफ देखकर पूछने ही वाली थी अब क्या किया जाए, तभी विनम्र ने उसका हाथ कसकर पकड़ा और उसे लेकर सामने की तरफ दौड़ने लगा। सामने एक ब्लेड उनके बीचों बीच था, जिससे बचने के लिए विनम्र ने शनाया को उठाकर उसके ऊपर से फेंक दिया और खुद नीचे से फिसलते हुए चला गया। उसने दूसरी तरफ नीचे गिरी शनाया फौरन खड़ा किया। उसे खड़ा करके उसने उसे जोर से कूदने के लिए कहा। शनाया कूद गई और एक ब्लेड उन दोनों के पैरों के नीचे से निकल गया। शनाया ने थोड़ी हिम्मत दिखाई और खुद को कंट्रोल में लेते हुए वो भी सामने की तरफ विनम्र के साथ दौड़ने लगी। दोनों ही अब फुर्ती के साथ ब्लेड के होने वाले हमलों से बच रहे थे। गलियारे के खत्म होते ही दोनों दाएं ओर मुड़ गए, जो कि एक सुरक्षित रास्ता था। उनके पीछे आने वाला गोला उनके बगल से निकल गया और आगे जाकर एक फिसलन भरी पट्टी से फिसल गया। थोड़ी देर बाद उसके पानी में गिरने की धड़ाम वाली आवाज़ आई। शनाया की धड़कनें तेज़ थी और वह गहरी गहरी सांसें ले रही थी। शनाया दीवार से चिपकी हुई थी और उसने अपनी आंखें बंद कर रखी थी। वो इन्हीं गहरी गहरी सांसों में बोली, मैंने कभी नहीं सोचा था मुझे इस तरह का एडवेंचर फेस करना पड़ेगा। पता नहीं 7 दिनों में मेरी मौत होगी या फिर नहीं होगी, लेकिन इसे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे आज मैं इस जगह से बाहर सेफली नहीं जाऊंगी। विनम्र ने कुछ नहीं कहा और वो सामने की तरफ चलने लगा। थोड़ा सा आगे चला तो उसे कुछ आवाज़ें आने लगी। ये आवाज़ें कुछ आदमियों के बात करने की थी। विनम्र ने खुद को धीमे कर दिया और शनाया को भी धीरे धीरे आगे बढ़ने के लिए कहा। वो लोग और आगे आए तो नीचे एक छोटा सा रोशनदान बना हुआ था। उस रोशनदान की दूसरी ओर एक बड़ा हॉल था जहाँ पर काफ़ी सारे आदमी मौजूद थे। वो सब इंसान लग रहे थे। उन सभी लोगों ने ब्लैक कलर के कपड़े पहने हुए थे। विनम्र ने ध्यान से देखा तो उसे हड्डियों वाले कुछ इंसान भी यहाँ पर दिखाई दिए, जो पहले दिखने वाले इंसानों की तुलना में डबल हाइट के थे। प्रोफेसर जावेद भी यहीं पर दिखाई दिए और वो एक तरफ परेशान से खड़े थे। विनम्र और शनाया दोनों नीचे हो रही बातों को सुनने लगे। प्रोफेसर जावेद ने कहा, इस बात की कोई खबर नहीं है क्लियोपेट्रा की कब्र कहाँ पर है। क्लियोपेट्रा की कब्र को ढूंढने के लिए पता नहीं अब तक कितने लोग कोशिश कर चुके हैं, मगर किसी के हाथ कुछ भी नहीं लगा। उसकी ये बात सुनकर एक आदमी जो शायद यहाँ पर सबका लीडर लग रहा था, उसने गुस्से से प्रोफेसर जावेद को कहा, ये कोई जवाब नहीं हुआ।
वो आदमी एक रशियन था। उसकी उम्र तकरीबन 50 साल के आसपास लग रही थी। उसका एक हाथ लोहे का था। उसने ब्लैक कलर का सूट पहन रखा था जो उसे बिजनेसमैन वाला लुक दे रहा था। चेहरे पर थोड़ी सी लंबी दाढ़ी थी जो किसी रशियन लड़के की तरह तकरीबन 4-5 इंच के करीब होगी। प्रोफेसर जावेद उसका जवाब सुनने के बाद बोले, मगर मैं फिर भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा। क्लियोपेट्रा की कब्र के बारे में अगर कोई छोटा सा सुराग भी हमारे हाथ लगा तो मैं उसे ढूंढने में कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। फिर उसने पत्थर के उस टुकड़े को आगे कर दिया जिसे वह कब्र से लेकर आया था। इसका बाकी का हिस्सा एक लड़की ले गई और वो मर गई। उसके पास वह बाकी का हिस्सा नहीं मिला, वरना हमारी काफ़ी मदद हो जाती। इसमें क्लियोपेट्रा के ढूंढने का रास्ता है। मैंने इंडिया में पत्थर को ढूंढने की काफ़ी कोशिश की, मगर फिर मुझे आदेश मिला कि मुझे जल्दी से जल्दी यहाँ तक आना है, इसलिए मुझे अपनी कोशिश बीच में छोड़कर आना पड़ा। आदमी ने उस पत्थर के टुकड़े को लिया और उसे गुस्से में दूर फेंक दिया। तुम जानते हो ना क्लियोपेट्रा की कब्र हमारे लिए कितनी ज़रूरी है। हमारे महान आका को इस दुनिया को जीतने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत थी। इस ताकतवर सेना के साथ साथ उन्हें 2 चीज़ें और चाहिए थी। उन दोनों में से एक चीज़ क्लियोपेट्रा को मिल गई थी, मगर उनके सेनापतियों ने उनके उस 4 सैनिकों ने उसके साथ धोखा किया। उन्होंने क्लियोपेट्रा को तो मारा ही मारा, साथ साथ उसे चीज़ को भी उसके साथ दफना दिया। विनम्र और शनाया दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। वह दोनों ही नहीं जानते थे यहाँ पर किसकी बात हो रही है। फिर उसने गहरी सांस ली और अपने लोगों की तरफ देखते हुए कहा, जरूरी नहीं है वह पत्थर ही एक लौता रास्ता हो क्लियोपेट्रा की कब्र तक पहुँचने का। हमारे महान आका ने कोई ना कोई और रास्ता भी ढूंढा होगा। तुम सब लोग उसका पता लगाओ। इस पूरे महल में कहीं ना कहीं क्लियोपेट्रा की कब्र का कोई सुराग जरूर होगा। पिछले 5 सालों में हमने यहाँ पर जितनी भी बार कुछ ढूंढने की कोशिश की है, हमें कुछ ना कुछ अलग ही मिला है। इस बार भी हमें काफ़ी कुछ अलग मिलेगा। विनम्र को पहले से ही शक था यहाँ पर कुछ बड़ा हो रहा है, और इसके पीछे जिस किसी का भी शख्स का हाथ है वो कोई साधारण शख्स नहीं है। उसके सामने जो सूट वाला आदमी था, विनम्र को वही इस पूरी घटनाक्रम के पीछे का मेन आदमी लग रहा था। सिर्फ और सिर्फ इस महल को लोगों की नज़रों से दूर रखने के लिए और यहाँ पर जो कभी ना मरने वाले सैनिक हैं उनको कंट्रोल में रखने के लिए इसके पीछे उस आदमी का हाथ था। विनम्र रोशनदान को खोलने की कोशिश करने लगा। उसे अब वह चौथा पत्थर का टुकड़ा चाहिए था जिसे उस आदमी ने फेंक दिया था। फिलहाल के लिए नीचे कोई नहीं था और बाकी सब लोग भी चले गए थे। विनम्र ने शनाया की तरफ देखा तो उसने अपने बालों में हेयरपिन लगा रखी थी। रोशनदान में कुछ स्क्रू थे जिसे खोलना जरूरी था। विनम्र ने अपना हाथ उसके बालों की तरफ बढ़ाया तो शनाया एकदम से पीछे हो गई। विनम्र ने उसे गुस्से से देखा और फिर शनाया के बालों से हेयरपिन निकाल ली। हेयरपिन से वह रोशनदान को खोलने लगा। जल्दी रोशनदान खुल गया, जिसके बाद उसने अपने ओवरकोट से अपनी बारीक रस्सी निकाली और उसे रोशनदान से अटकाकर नीचे की तरफ फेंक दिया। उसने अपने ग्लव्स पहने और अगले ही पल रस्सी से लिपटते हुए नीचे आ गया। वह किसी की भी नज़र में ना आए इसलिए उसने फ़ौरन फुर्ती दिखाते हुए पत्थर को उठाया और वापस रस्सी की तरफ जाने लगा। मगर तभी सूट वाला आदमी वहाँ पर आ गया। विनम्र और वह दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। उस सूट वाले आदमी ने विनम्र को सरप्राइज नज़रों से देखा और कहा, क्या हम पहले कभी मिल चुके हैं? विनम्र ने अपने आसपास देखा। उसे पता था वो मुश्किल में फंस चुका है, इसलिए वो आसपास अपनी तेज़ निगाहों से देखकर बचने का रास्ता ढूंढ रहा था। उसने देखा जिस पीले रंग के द्रव्य को वह पीछे देखकर आया था उससे यहाँ पर आग लगाई जा रही है। इस कमरे में रोशनी के लिए 4 बड़े बड़े बर्तन रखे हुए थे जिनमें वह पानी आ रहा था और फिर बर्तनों में आग लग रही थी, यानी कि वह ज्वलनशील था। विनम्र ने उसे आदमी की तरफ देखा और कहा, नहीं, पहले हम कभी नहीं मिले हैं। यह हमारी पहली और शायद आखिरी मुलाकात है।
उम्मीद करूँगा तुम इस मुलाकात को ज़िंदगी भर याद रखोगे। ये कहकर उसने अपने चाबुक को बाहर निकाला और एक आग वाले बर्तन की तरफ फेंककर उसे नीचे गिरा दिया। इससे पूरे कमरे में आग फैल गई। वो आदमी 2 कदम पीछे हट गया। विनम्र और वह दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। दोनों के बीच में आग थी। विनम्र फौरन रस्सी की तरफ गया और उस पर चढ़ने लगा। उस आदमी ने विनम्र को कुछ नहीं कहा, वो बस उसे देखता जा रहा था। विनम्र जब रोशनदान के बिल्कुल करीब पहुंचा, तब उस आदमी ने उसे ज़ोर से कहा, क्या तुम जाने से पहले अपना नाम नहीं बताना चाहोगे? विनम्र ने उसकी तरफ देखा और फिर रोशनदान में चढ़कर शनाया का हाथ पकड़कर यहाँ से चला गया। नीचे जो आग थी वो धीरे धीरे फैलने लगी और पानी के जरिए बाकी जगहों पर भी जाने लगी। शनाया बोली, तुम्हें पता है वो आदमी कौन है? विनम्र ने नामे सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, मैं उसे नहीं जानता। कोई भी हो, हमें उससे क्या मतलब है? फिर उसने अपने हाथ की तरफ देखा जिसमें पत्थर का चौथा टुकड़ा मौजूद था। वो गलियारे पर दौड़ते जा रहा था। तभी उसके ठीक सामने फिर से वो सैनिक आ गए जो मर नहीं सकते थे। विनम्र अपनी जगह पर रुक गया। उसके ठीक सामने तकरीबन 2 दर्जन सैनिक थे जिसके हाथों में भाला और सोने की बनी हुई ढाल थी। उन्होंने सोने की ढाल को जोड़कर दीवार बनाई और धीरे धीरे आगे आने लगे। विनम्र शनाया के साथ पीछे होने लगा। वो थोड़ा सा और आगे आए होंगे कि अचानक दाएं तरफ की गैलरी में धमाका हुआ और वो टूट गया। टूटते ही भयंकर आग सैनिकों की तरफ लपटी। विनम्र ने शनाया का हाथ पकड़ा और उल्टी दिशा में दौड़ने लगा। सारे सैनिक आग में खत्म हो गए थे। शनाया ने दौड़ते हुए पूछा, हम यहाँ से बाहर निकलकर कैसे जाएंगे? तुमने बाहर निकलने के सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। सब तरफ आग लग गई है और जहाँ से वो आए थे वहाँ पर भी भारी दरवाज़ा था जो बंद हो चुका था और उनसे नहीं खुला था। शनाया के चेहरे पर परेशानी साफ झलक रही थी। वो थोड़ा सा आगे आए और गए तो सामने से भी सैनिक आ गए, लेकिन जैसे ही वो आए उनके नीचे का फर्श टूटने लगा और वहाँ से आग निकलने लगी। विनम्र कुछ देर तक रुका रहा और सैनिकों के उस आग में घिरने के इंतज़ार करता रहा। फिर उसने शनाया का हाथ पकड़ा और जो बीच बीच में जगह थी बच गई थी वहाँ पर कूदते हुए इस आग वाले रास्ते को पार करने लगा। काफ़ी आगे जाने के बाद वो उसी जगह पर आ गया जहाँ पर दोनों ने रुककर थोड़ी देर के लिए आराम किया था। विनम्र ने शनाया को कसकर दोनों हाथों में पकड़ा और जिस तरफ गोला गया था उस तरफ कूद गया। ये एक फिसलन भरा रास्ता था जिससे वह दोनों ही फिसलते जा रहे थे। अचानक उनके ठीक ऊपर आग की भयानक लपटें उनके ठीक पीछे आने लगी। विनम्र और शनाया दोनों ने अपना चेहरा ऊपर की तरफ करके देखा तो उन्हें ये आग की लपटें दिखाई दी। शनाया ने अपना चेहरा विनम्र के सीने में छुपा लिया। वो अपनी आंखें बंद करके बस जिंदा बचने की उम्मीद कर रही थी। तभी फिसलन भरा रास्ता बंद हुआ और दोनों के दोनों एक नदी में गिर गए। विनम्र ने तभी पता लगा लिया था जब उसे गोले के किसी पानी जैसी जगह पर गिरने की आवाज़ आई थी कि यहाँ पर एक नदी है। उनके नदी में गिरते ही पीछे म्यूज़ियम और उसके आसपास की ज़मीन पर बड़े बड़े धमाकों की आवाज़ आने लगी, मानो किसी बहुत बड़ी गैस रिफाइनरी में आग लग गई हो। विनम्र ने जूलियस सीजर की इस पूरी जगह को ख़त्म कर दिया था। विनम्र उसके साथ नदी में कूद गया था। दोनों बाहर निकले तो शनाया को ठंड लग रही थी क्योंकि यहाँ पर ठंड थी और पानी भी काफ़ी ठंडा था। शनाया विनम्र के पास आई और गुस्से में कहा, क्या तुम्हारा दिमाग घुटनों में है? तुम्हें पता भी है तुमने वहाँ पर हम दोनों को किस खतरे में डाल दिया था? क्या ये तुम्हारे काम करने का तरीका है? खुद की जान को खतरे में डालकर काम करना। तुम बचने के लिए और भी रास्ता निकाल सकते थे। शनाया गुस्से से कह रही थी, पर विनम्र के चेहरे पर नॉर्मल भाव थे और वह अपने कपड़ों से पानी को निचोड़ रहा था। फिर उसने शनाया की तरफ चेहरा किया और बोला,
मैं हमेशा ये मानकर चलता हूँ कि मैं ज़िंदा नहीं हूँ, मैं मर चुका हूँ और मरे हुए लोग दोबारा मरने से नहीं डरते। अगर हम हमारी मौत को लेकर हमेशा डरे हुए रहेंगे तो कभी भी कोई काम नहीं कर पाएंगे। फिर उसने पत्थर के चौथे टुकड़े को निकालकर अपने हाथ में उछालते हुए कहा, ओ मैडम, वहाँ पर मेरे दिमाग में जो भी आया मैंने वो किया। अब मैं वहाँ पर ये सोचने थोड़ी ना बैठ सकता था मुझे कैसे बाहर निकलना है। बाकी हमें पत्थर का चौथा हिस्सा मिल चुका है, तो चलो मंजिल पर आगे बढ़ा जाए और क्लियोपेट्रा की कब्र को ढूंढा जाए। विनम्र जाने लगा, मगर शनाया अपनी जगह पर खड़ी रही। थोड़ा आगे जाने के बाद उसने पीछे से चिल्लाते हुए कहा, लेकिन अगर तुम इसी तरह से काम करोगे तो मुझे तुम्हारे साथ काम नहीं करना। तुम्हें पता है मेरे दिल की धड़कनें कितनी ज़्यादा बढ़ गई थी। विनम्र ने उसकी तरफ मुड़कर नहीं देखा और चलते हुए कहा, तुमसे कहा ही किसने है मेरे साथ काम करने के लिए? तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। जल्दी दोनों वापस आ गए थे, जहाँ शंभू दोनों का इंतज़ार कर रहा था। शंभू ने शहर की तरफ देखते हुए कहा, विनम्र, तुम आखिर कब सुधरोगे? तुम जब भी जिस किसी भी जगह पर जाते हो वहाँ पर हमेशा तबाही मचा देते हो। ये कितना खूबसूरत शहर था और देखा तुमने इस खूबसूरत शहर का क्या हाल कर दिया। मुझे तरस आ रहा है इस खूबसूरत शहर पर। शनाया गुस्से में थी तो वो अपने कपड़े बदलने के लिए चली गई। विनम्र ने अपना ओवरकोट उतार रखा और फिर अपनी शर्ट भी उतार दी। इससे उसकी अच्छी खासी बॉडी हाईलाइट हो रही थी। विनम्र को दाएं कंधे पर हल्का सा घाव लगा था। उसी गलियारे से निकलते वक्त एक ब्लेड की वजह से लग गया था। विनम्र ने इस पर ध्यान नहीं दिया और शंभू को बोला, तुम जहाज़ को उड़ाने की तैयारी करो क्योंकि हमारे पास पत्थर के सारे टुकड़े आ गए हैं। फिर उसने बाहर की तरफ देखा और कहा, हम यहाँ पर ज़्यादा देर रुक भी नहीं सकते क्योंकि अब ये जगह हमारे लिए सेफ़ नहीं है। शंभू ने हाँ में सिर हिलाया और पायलट रूम में जाकर जहाज़ को उड़ाने की तैयारी करने लगा। विनम्र ने अपने कपड़े बदले, शनाया ने भी अपने कपड़े बदलकर बाहर आ गई। विनम्र कैपरी और शर्ट में था। विनम्र ने पत्थर के टुकड़े को बीचों बीच रखा। शनाया एक तरफ बैठ गई और विनम्र भी एक तरफ बैठ गया। विनम्र ने पत्थर के 4 टुकड़ों को एक साथ जोड़ा तो एक हल्की सी रोशनी हुई और वो पत्थर के चारों टुकड़ों में आपस में ऐसे जुड़ गए जैसे उनके टुकड़े कभी अलग ही नहीं हुए थे। विनम्र ने दिलचस्प नज़रों से शनाया की तरफ देखा तो शनाया ने हैरानी दिखाई। विनम्र ने पत्थर के उस पूरे टुकड़े को उठाया और एक छोटे से मैग्नीफायर से उस पर जो भी लिखा था वो देखने लगा। उसे देखकर उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। वो बोला, ये लोग हमारे साथ गेम खेल रहे हैं। फिर उसने पत्थर के टुकड़े को नीचे रखा और कहा, इस पर एक नहीं बल्कि 6 जगह है। सभी जगह इतनी दूर है कि अगर हम सभी पर बारी बारी जाकर देखकर आते हैं तो हमें 6 दिन इसी में लग जाएंगे। इनमें से किसी एक जगह पर ही इन पत्थरों की मंजिल है, यानी कि क्लियोपेट्रा की कब्र। शनाया ने पत्थर के टुकड़े को उठाया और वह भी मैग्नीफायर से देखने लगी। उसने देखा, इस चौथे टुकड़े के मिलने के बाद उसके सामने जो भी था उसमें पूरी दुनिया का नक्शा था। इस पूरी दुनिया के नक्शे में से अलग अलग राज्यों को दिखाया गया था, जिनमें से एक राज्य रोम का था और एक मिस्र का। बाकी के राज्य दूसरे देशों के थे। इन राज्यों के आसपास अजीब से निशान थे। इसके बारे में विनम्र तो नहीं जानता था, मगर शनाया उन्हें समझने की कोशिश कर रही थी। फिर उसने देखा, पत्थरों के किनारों पर अलग अलग निशान बने हुए हैं जो कुल 12 की संख्या में थे। 12 अलग अलग दुनिया के बारे में बता रहे थे, जैसा कि मिस्र में माना जाता था। फिर उसने 9वें नंबर पर देखा तो वहाँ पर 6 में से एक जगह थी और वह जगह मिस्र में मौजूद थी। शनाया बोली, जब से ये सफ़र शुरू हुआ है तब से 12 अलग अलग दुनियाएं और 9वें नंबर की दुनिया जो कि मौत की दुनिया है वो बार बार हमारे सामने आई है। इनमें भी ये चीज़ दिखाई गई है। अगर ये मौत का चक्कर है और इसका संबंध मौत की देवी से है तो मुझे लगता है हमारी मंजिल भी इसी से जुड़ी होनी चाहिए। इसमें एक जगह है जो मिस्र के अंदर है और 90वें नंबर के पास है, यानी कि मौत की दुनिया की ओर। यह हमारे लिए पहली जगह के रूप में एक अच्छा सिलेक्शन हो सकता है। फिर ये मिस्र में भी है, हो ना हो क्लियोपेट्रा की कब्र यहीं पर होनी चाहिए। विनम्र ने कुछ सोचा और फिर कहा,
तुमने उन लोगों की बातों को सुना था। उसने कहा था उन 4 सैनिकों ने क्लियोपेट्रा को मार दिया था और फिर उसकी कब्र को उसे एक चीज़ के साथ दफना दिया था जिसकी तलाश से जूलियस सीजर को थी। हो सकता है ये वो चीज़ हो जिसकी तलाश क्लियोपेट्रा कर रही थी, या फिर इससे कुछ अलग भी हो सकता है। मगर जो भी हो, आखिर में उसे अगर किसी ने देखा था, फिर कोई उसके साथ था, तो वो 4 जाबाज सैनिक थे। फिर उसने उस मौत के चक्र को लिया और उसे मैग्नीफायर से देखा। वो बोला, मुझे नहीं लगता हमें मिस्र में कुछ मिलने वाला है। इन चारों जाबाज सैनिकों की इतिहास को पढ़ा जाए तो वो आखिरी बार सऊदी अरब के रेगिस्तान में थे। उनकी कब्रें इतिहासकार ढूंढ चुके हैं और वो वहीं पर मिली थी। इस मौत के चक्कर में एक जगह है जो सऊदी अरब के रेगिस्तान में है। उसने अपना लैपटॉप निकाला और कुछ सर्च करने के बाद बोला, दोनों जगह के बीच 150 किलोमीटर का फासला है। ये एक दूसरे के बहुत पास है। अगर क्लियोपेट्रा आखिरी बार इनके पास थी तो मुझे लगता है ये वही जगह है जहाँ पर क्लियोपेट्रा की कब्र मौजूद है। विनम्र ने जो भी कहा था, शनाया इस पर सोचने लगी। कहीं ना कहीं उसे भी विनम्र सही लग रहा था, क्योंकि मिस्र की अलग अलग जगह पर क्लियोपेट्रा की कब्र को खोजने की कोशिश कर ली गई थी, मगर वहाँ पर उन्हें नहीं मिली थी। इसके पीछे का कारण ये हो सकता है कि उसकी कब्र मिस्र में हो ही ना। उसकी कब्र सऊदी अरब में है, जो कि उस जगह पर है जिसके बारे में विनम्र अभी अभी बताया। शनाया ने इस पर हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, तो हमें इसी तरफ जाना चाहिए। विनम्र शंभू के पास आया और उसने जहाज को सऊदी अरब ले जाने के लिए कहा। जल्दी जहाज उड़ने की तैयारी करने लगा, मगर तभी आसमान में काले बादल छा गए। थोड़े ही वक्त में बारिश वाला माहौल बन गया। विनम्र ने मौसम को देखा तो वो शंभू को जहाज ना उड़ाने के लिए कहने लगा, लेकिन तभी उसका ध्यान कुछ गाड़ियों पर गया जो उसके जहाज की ओर जा रही थी। विनम्र को ये समझते देर नहीं लगी, वो वही आदमी थे जिन्हें वो जूलियस सीजर के महल में छोड़कर आया था। वो लोग काफ़ी वक्त से महल में थे, तो उन्हें हर एक रास्ते के बारे में पता होगा, इसलिए वो लोग उस आग से बच गए। विनम्र शंभू के पास आया और उसे जहाज उड़ाने के लिए कहा। शंभू ने खराब मौसम में जहाज उड़ाने से मना किया, मगर विनम्र ने उसे तुरंत जहाज उड़ाने के लिए कहा। खराब मौसम के बीच जहाज धीरे धीरे रनवे पर दौड़ने लगा। उसने ठीक पीछे काफ़ी सारी गाड़ियाँ थी, जो 1 दर्जन से भी अधिक होंगी, और उनका लगातार पीछा कर रही थी। विनम्र दरवाजे के पास आया और वहां जाकर बाहर देखने लगा। एक गाड़ी में वो आदमी भी था जिसे विनम्र ने महल में देखा था। उसके चेहरे पर सरप्राइज स्माइल थी और वो विनम्र को गाड़ी से ही देख रहा था। बादल और ज़्यादा काले होने लगे। कुछ ही देर में शाम इतनी ज़्यादा गहरी हो गई, ऐसे लग रहा था जैसे रात ही हो गई है। अचानक दाएं तरफ तेज तूफान आने लगा, जो किसी चक्रवात तूफान की तरह था। इस तूफान के बीच में बारिश की हल्की हल्की बूंदें भी आने लगी, जो ज़्यादा नहीं थी मगर तूफान की वजह से तेज आ रही थी। इस खराब मौसम में शंभू के लिए जहाज उड़ाना मुश्किल था, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता भी नहीं था। जहाज अभी तक उड़ा भी नहीं था कि विनम्र ने देखा जमीन से हड्डियों वाले स्ट्रक्चर, यानी कि न मरने वाले सैनिक बाहर निकल रहे हैं। आया वहाँ तक पहुँची तो उसने भी ये नज़ारा देखा। ये नज़ारा कम और एक खौफनाक दृश्य ज़्यादा लग रहा था। वो सैनिक जिस हिसाब से चमकते हुए ज़मीन से निकल रहे थे, वो एक डराने वाला मंजर था। ये एक ऐसी चीज़ की दस्तक दे रहा था जो आने वाले भविष्य में किसी बड़ी लड़ाई को संकेत दे रही थी। उसमें से कुछ सैनिक जहाज़ के टायरों को पकड़ने लगे। विनम्र फ़ौरन पीछे हटा और उसने अपना ओवरकोट पहन लिया। फिर अपनी जेब से 2-2 के जोड़े में गेंदें निकाली और उन्हें दरवाजे पर बांध दिया। उसने एक शॉटगन निकालकर शनाया को दी और एक गन खुद के पास रखी। उसने सिगार निकाला और उसे जला दिया। ये पूरा घटनाक्रम ऐसे लग रहा था जैसे आसपास के जो लोग हैं वो पूरी तरह से गायब हो गए हैं। एक सैनिक ने जहाज पर चढ़कर अंदर आने की कोशिश की। उसने अपना सर एकदम से ऊपर किया, तभी विनम्र ने शॉटगन चला दी और उसके सर के परकच्चे उड़ गए। शंभू को जहाज उड़ाने के लिए एक सही मोमेंटम चाहिए था, जो उसे नहीं मिल रहा था। अब उसे भी रास्ते में वो हड्डियों वाले सैनिक दिखाई दे रहे थे। जहाज के आगे वाले टायर, उसमें से कुछ को तो कुचलते हुए जा रहे थे। ये ज़ॉम्बीज़ की तरह पूरे रनवे पर फैल गए थे। जहाज धीरे धीरे ऊपर उड़ने लगा
और नीचे के सैनिक एक के बाद एक दूसरे को पकड़ते हुए जहाज को पकड़ने की कोशिश करने लगे। देखते ही देखते नीचे सैकड़ों की संख्या में सैनिकों ने एक दूसरे को पकड़ लिया था और सबसे ऊपर एक सैनिक ने जहाज को पकड़ रखा था। चमकती बिजली के बीच में सैकड़ों सैनिकों का झुंड, जो किसी मटके को फोड़ने वाले अंदाज में एक दूसरे से जुड़कर ऊपर आया हो, इस तरह का नज़ारा देखने को मिल रहा था। हवा के दबाव ने जहाज को 90 डिग्री एंगल पर घुमाकर सीधा कर दिया। हड्डियों वाले सैनिक ज़्यादा की मात्रा में इकट्ठा होने लगे और एक दूसरे के ऊपर चढ़कर जहाज को पकड़ने की कोशिश करने लगे। विनम्र और शनाया ये सब होते हुए देख रहे थे। शनाया के मुंह से निकला, आखिर ये क्या है? विनम्र पीछे गया और एक बैग लेकर आया। उसने बैग को सामने की तरफ किया और फिर उसे खोल दिया। बैग में काफ़ी सारे गेंदें थी। वो एक के बाद एक नीचे गिरती गई और सैनिकों के बीच में फंसने लगी। पूरा बैग खाली करने के बाद विनम्र ने आखिरी गेंद को अपने हाथ में पकड़ा और उसका ट्रिगर निकालकर उसे नीचे फेंक दिया। अगले ही पल तेज़ धमाका हुआ और ये धमाका बाकी गेंदों की वजह से फैलता चला गया। एक के बाद एक कई सारे धमाके होने लगे और सारे सैनिकों का ढेर ताश के पत्तों की तरह नीचे गिरने लगा। तेज हवाओं के बीच में विनम्र का उड़ता हुआ ओवरकोट और नीचे गिरते हुए सारे हड्डियों वाले सैनिक, फिर दोबारा विनम्र को देखते हुए वो शख्स, ये दृश्य आने वाले वक्त में एक बहुत बड़ी कहानी का गवाह बनने वाले थे।